से जंग में जीत का बड़ा हथियार है अस्पताल। लेकिन जब अस्पताल ही बीमार हो तो फिर मरीजों का इलाज कौन करेगा और कहां होगा? बिहार के दरभंगा और सीतामढ़ी जब हमारे संवाददाता गए तो वहां के अस्पतालों का हाल देखकर यही लगा कि यह सब कुछ भगवान भरोसे है। इस अस्पताल की हालत किसी मरणासन मरीज से कम जर्जर नहीं है। तिल तिल कर मरते किसी मरीज की तरह ये अस्पताल भी आखिरी सांसें गिन रहा है। इसका अंजर पंजर हिल चुका है। इमारत नुमा शरीर सूख कर कांटा हो गया है। ऐसा लगता है कि अब गिरा तो तब गिरा। हम इस वक्त DMCH में मौजूद हैं, दरभंगा में आप देख सकते हैं, और यहाँ पर कोरोना के मरीजों का इलाज भी चल रहा है इस बड़े अस्पताल में। लेकिन इस अस्पताल की हालत कैसी है ये तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप देखिए, जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं ये DMCH का सर्जिकल भवन है, और आप तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आज के दिन इस अस्पताल की हालत कितनी बदतर हो चुकी है, किस जर्जर हालत में ये अस्पताल जो है वो चल रहा है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज का ये अस्पताल सिर्फ एक अस्पताल नहीं, पूरे मिथिलांचल की लाइफलाइन है। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और सहरसा, कम से कम 4 जिले के मरीज यहाँ आते हैं। लेकिन यहाँ आकर उनका जो हाल होता होगा वो तो बस महसूस करने वाली बात है। क्या कहेंगे, सरकार न समझे इनको, सरकार न जाने। या जहाँ के इलाज, मरीज का इलाज चल रहा है। जी, मरीज का इलाज चल रहा है। मरीज इसमें भर्ती है और ऑक्सीजन लग रखा है और इलाज चल रहा है। तो सर्जिकल भवन में मरीज का इलाज चल रहा है, कभी भी लगता नहीं है कि ये गिर सकता है? बिल्कुल कभी भी गिर सकता है और कभी भी मरीज भी मरेगा और हम भी मरेंगे। 10 साल में कई बार यहाँ भवन निर्माण विभाग ने कहा अस्पताल के नाम पर कभी भी ढह जाने की आशंका में खड़ी इस इमारत को खाली कर दो, लेकिन दूसरा इंतजाम हो तब तो इसे खाली कराया जाए। इस अस्पताल की ऐसी हालत क्यों है, जरा जानिए। 2016 में इस जर्जर अस्पताल की जगह केंद्र बिहार सरकार की साझा कोशिशों से 160 करोड़ का मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनना शुरू हुआ। इस नई बिल्डिंग को अब देखिए, जिसे 2018 में बनकर तैयार हो जाना था, लेकिन 3 साल बाद भी काम अधूरा है तो मरीज कंकाल नुमा अस्पताल में इलाज करवाने को मजबूर हैं। अब आपको सीतामढ़ी के बिस्वा गांव लिए चलते हैं। 10-15 साल खूब बढ़िया काम किया। 2000 के बाद ये स्थिति हुई, खराब हो गया। 2005 से समझिए डॉक्टर सब बिल्डिंग पे बिल्डिंग पिटता जा रहा है, लेकिन यहाँ का इस डॉक्टर को 1 रुपया का सुइया इलाज, वो नर्स तक यहाँ नहीं आती है। और क्या मैं अपने रीजन में इस स्वास्थ्य उपकेंद्र के विषय में तत्कालीन DM के यहाँ, सिविल सर्जन के यहाँ और हेल्थ मिनिस्टर के यहाँ हमने आवेदन, पब्लिक पिटीशन कई बार लगा चुका हूँ, और उस पर आश्वासन के सिवा आज तक हम लोग को कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। सिर्फ आश्वासन ही मिलता चला जा रहा है। ये आक्रोश उस सिस्टम के खिलाफ है जिसने बिस्वा गांव को महामारी में बेमौत मरने के लिए छोड़ दिया। जिस हॉस्पिटल में मरीजों का इलाज होना चाहिए वहां मवेशियों को रखा जा रहा है। इस स्वास्थ्य उपकेंद्र में डॉक्टर की नियुक्ति है, नर्सों की नियुक्ति है और सबके रहने की व्यवस्था भी यहाँ पर थी। लेकिन आज की स्थिति में हम दिखाना चाहेंगे आपको। देखिए, यहाँ पे ये भिसवा बाजार का जो स्वास्थ्य उपकेंद्र है, यहाँ पर इसके जहाँ डॉक्टर रहा करते थे पहले, जो उनका निवास था, वहाँ पर गाय भैंस को बांधा जा रहा है। और ये अंदर हम दिखाना चाहेंगे कि ये स्थिति आप देख लीजिए, जो स्थिति है यहाँ की। ये बताइए क्या होता था यहाँ पर, किसका घर था? इसमें डॉक्टर साहब रखते थे पहले, जो सचिव थे हेल्थ केयर का, जो अफसर लोग थे वो आते थे, इसका ऑफिस इसी में थे, वो बगल से रहते थे। और लगभग 10-15 साल से अभी नहीं रह रहे हैं। यहाँ जो बाजार में मवेशी बिक्री होते हैं वो मवेशी सब वो ला करके इसमें बना जाता है। दरभंगा हो या सीतामढ़ी, कोरोना के हमले ने साबित कर दिया है कि जनता की जान बचाना इन बीमार अस्पतालों के बूते की बात नहीं। जो व्यवस्था खुद इतनी लाचार, कमजोर और रोगग्रस्त हो, वो दूसरों का इलाज क्या खाक करेगी। दरभंगा से रोहित सिंह, सीतामढ़ी से सुजीत कुमार झा के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली के अलावा मध्य प्रदेश में भी कोरोना की रफ्तार लगातार जारी थी, लेकिन फिलहाल आंकड़ों में थोड़ी कमी आई है।
मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है कि मध्य प्रदेश में भले ही कोरोना के मामलों में कमी आ गई हो, लेकिन सरकार फिलहाल नियमों में राहत देने के मूड में नहीं है। कैसे कैसे दर्द नहीं सहा मध्य प्रदेश ने। अस्पताल में कोरोना से जूझते मरीज, ऑक्सीजन के बगैर दम तोड़ते मरीज, दवाई के अभाव में बिलखते मरीज। मगर इन सब के बीच अब अच्छी खबर यह है कि एमपी में कोरोना की रफ्तार मध्यम पड़ती दिख रही है। देखिए, मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से सकारात्मक संकेत आए, लेकिन उसके पीछे हमें समझना होगा कि कोरोना की जो स्टेज अभी चल रही है उसमें संक्रमण की चेन तोड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती का काम होता है। अर्बन एरिया में हमारी स्ट्रेटजी ये रही और जनता के साथ मिलकर हमने इसको क्रियान्वित किया कि जहां हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को प्रमोट करें, मास्क यूज को प्रमोट करें, वहां ये भी देखें कि जहां इससे फायदा नहीं हो रहा है वहां कोरोना कर्फ्यू की बात हमने करें। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर 24% तक पहुंच गई थी, जो अब 11.8% हो गई है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट भी 14.8% हो गया है। कोरोना के नए संक्रमित भी घटकर 8,087 पहुंच गए हैं। घर घर सर्वे हो रहा है। किल कोरोना अभियान हमने चलाया हुआ है। घर घर सर्वे करने हमारे नीचे गांव में हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, रोजगार सहायक, उनकी कई टीमें बनी। मध्य प्रदेश में गांव में भी कोरोना की रफ्तार को रोकने की कोशिशें हो रही हैं। ये तस्वीर भोपाल से करीब 40 किलोमीटर दूर बैसरिया ब्लॉक की है, जहां सोनकच्छ गांव में आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से बात कर जानकारी ले रही हैं कि उनके घर में कोई बीमार तो नहीं है। प्रशासन ने गाँवों की ओर रुख कर दिया है। तमाम जो आशा कार्यकर्ता हैं, जो स्वास्थ्य विभाग से हैं, वो अब गांव-गांव में घूम रही हैं। हर घर में जाकर के लोगों से सर्वे किया जा रहा है कि क्या उनके घर में किस तरीके के कोई लक्षण किसी को तो नहीं है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हम भोपाल के पास सोनकच्छ गांव में आए हैं, जहां पे आशा कार्यकर्ताओं की पूरी टीम जो है गाँव के लोगों से बात कर रही है। हर घर में जाकर के उनसे पहले बातचीत की जाती है, उनसे पूछा जाता है कि घर में किसी को कोई लक्षण तो नहीं है। अगर कोई लक्षण है तो उसे बाकायदा दवाइयाँ भी दी जाती है। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार मध्यम जरूर पड़ी है, मगर इसका अर्थ ये नहीं कि कोरोना का खतरा खत्म हो गया है। शायद इसीलिए एमपी सरकार लगातार कह रही है कि अभी कोरोना के खिलाफ बनाए गए नियमों में किसी भी तरह की कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। मतलब ये कि कोरोना से बचना है तो नियम मानते रहिए। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। तूफान का खतरा बढ़ गया है। अगले 3 दिन में तौकते नाम का तूफान देश के 5 राज्यों के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। एनडीआरएफ को अलर्ट पर कर दिया गया है। राज्य सरकारें भी पूरी तरह से तैयार हैं। अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान तौकाते की आहट सुनाई देने लगी। समंदर में हलचल तेज है। कोच्चि भारी बारिश के बाद जल भराव का सामना कर रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि चक्रवाती तूफान के अत्यंत भीषण रूप में तब्दील होने की संभावना है। हवाएं 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है। हवाओं की रफ्तार बीच बीच में 175 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है। अगले 3 दिन तक गुजरात, महाराष्ट्र और केरल के तटों तक चक्रवाती तूफान पहुंच सकता है। माना जा रहा है कि चक्रवाती तूफान तौकाते गुजरात के वेरावल और पोरबंदर के बीच मांगरोल के पास तट से टकराएगा। अभी फिलहाल साइक्लोनिक स्टॉर्म टॉटे अभी ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी एडजॉइनिंग साउथ ईस्ट अरेबियन सी में है। उसका मूवमेंट नॉर्थ वेस्टर्ली रहेगा और उसका इंटेंसिफिकेशन अगले 6 घंटे में सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म होने का संभावना है। गुजरात के कच्छ, सौराष्ट्र के समुद्री इलाकों में साइक्लोन को लेकर कोस्ट गार्ड अलर्ट पर है। मछुआरों को समंदर से दूर रहने की चेतावनी दी गई है। महाराष्ट्र में अलर्ट जारी कर दिया गया है। तूफान को देखते हुए मुंबई के दहिसर के जबो कोविड अस्पताल से मरीजों को शिफ्ट कर दिया गया है। मुंबई में भी तूफान से पहले हवाएं तेज चल रही हैं। मुंबई, ठाणे और रायगढ़ में सोमवार को बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। तमिलनाडु सरकार ने 2500 मछुआरों को अरब सागर में तूफान से सचेत रहने और समुद्र से निकल आने को कहा है। हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीमें बिल्कुल तैयार हैं।
और प्रभावित होने वाले राज्य सरकारों से संपर्क में है। एनडीआरएफ की 100 से ज्यादा टीमें राहत और बचाव कार्य का मोर्चा संभालने को तैयार हैं। हर टीम में पेड़, बिजली के खंभे काटने, बोट और बचाव चिकित्सा के उपकरणों से लैस 47 जवान शामिल हैं। हमारी टीमों की जो तैनाती का बात है, इसमें हम पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हैं। 24/7 हम वॉच रख रहे हैं। मुंबई में मुंबई के सटे हुए इलाके जैसे महाड़ है, पालघर है, और इन मुंबई के अंदर की बात करें तो दहिसर के कुछ क्षेत्र और बांद्रा के कुछ क्षेत्र जो हैं जो प्रभावित हो सकते हैं, उसको लेकर हम पूरी तरीके से तैयारी में हैं। तूफान की संभावना को देखते हुए भारतीय वायुसेना भी सतर्क है। वायुसेना के 16 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 18 हेलीकॉप्टर को उड़ान के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिल्ली में अफसरों के साथ बैठक की। 5 राज्यों की सरकारें और दिल्ली का पूरा तंत्र तूफान से निपटने की तैयारी में जुटा हुआ है। लोगों को हिदायत दी जा रही है कि समंदर से फिलहाल दूर रहें। आज तक ब्यूरो। इस देश में बेबसी का आलम यूं है कि कोरोना से ज्यादा लापरवाहियों ने मरीजों को मार डाला है। मरीजों को मौत के मुंह में ले जाने वाली लापरवाहियों का अंतहीन सिलसिला जारी है। ताजा मामला गोवा का है। पणजी के गोवा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में सिर्फ 5 दिन में 80 से ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई। और इस लापरवाही पर करहा उठेंगे आपको हम अस्पताल की वो रिपोर्ट भी दिखाएंगे और दिखाएंगे कि हालात वहां पर किस कदर हैं। देखिए जरा। गोवा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की इस इमारत से शवों के निकलने का अंतहीन सिलसिला जारी है। कोविड के मरीजों के लिए मौत का तांडव बन गया है यह अस्पताल। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहां 11 मई को 26 मरीजों की मौत हुई, 12 मई को 20 मरीजों की मौत, 13 मई को 15 मरीजों की मौत हुई, 14 मई को 13 मरीजों की मौत, 15 मई को 8 मरीजों की मौत हुई। ये सारी मौतें क्यों हुई? सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। क्योंकि ये सारी मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई। क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई करने में यहाँ लापरवाहियां लगातार बरती जा रही हैं। सबसे पहले तो आप एकदम शॉक हो जाएंगे कि यहाँ पर ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इनके पास ना ट्रक है, ना बड़े ऑक्सीजन टैंकर्स है। ये तस्वीर को देखिए, ये ट्रैक्टर है और ट्रैक्टर पर लगा हुआ वो ट्रॉली, और ट्रॉली पर सैकड़ों की तादाद में ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स को रिफ्यूल करने कहीं और लेके जाते हैं। फिर इसको रिफ्यूल करके इन ट्रैक्टर्स और ट्रॉली के सहारे यहाँ पर लाया जाता है। अब यहाँ पर भी ये जब सिलेंडर्स आते हैं, फिर इसे बेसमेंट में लेके जाकर, ये जो कोविड वार्ड आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा कोविड हॉस्पिटल है, उसके अंदर इस ऑक्सीजन को सप्लाई किया जाता है। लेकिन इस ऑक्सीजन पाइपलाइन, इसके अंदर जो ऑक्सीजन पाइपलाइन है वो कई साल पुराना है और जो प्रेशर है वो ठीक तरीके से मेंटेन नहीं किया जाता। और यही सब खामियों के वजह से जो ऑक्सीजन दिन में 3 से 4 बार बदला जाता है, तो ये ऑक्सीजन कोविड वार्ड तक नहीं पहुंच पाता, और जिसके वजह से कई सारे जो मरीज है कोविड के, उनकी मौत हो जाती है। ये मौत रात 2 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच हुई। ये वो समय है जब बेसमेंट से कोविड वार्ड तक ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। ऑक्सीजन का ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम कितना लचर है वो भी देख लीजिए। गोवा में जमीनी हालात कैसे है वो मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए किस तरीके से ऑक्सीजन पहले ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इस तरीके का ये ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली, और ट्रॉली में इस तरीके से ये सिलेंडर्स, और ये सिलेंडर्स कहीं दूर जाते हैं इसे भरने। फिर ऐसे ही इन ट्रैक्टर्स और ट्रॉली के सहारे इस गोवा मेडिकल कॉलेज में लाए जाते हैं, और फिर ये ऑक्सीजन पाइप थ्रू कोविड वार्ड के अंदर जाता है। मतलब हाईकोर्ट ने फटकारा, लोगों ने गुस्सा दिखाया, उसके बावजूद मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के कान में जूं तक नहीं रेंगी। गोवा में केस बढ़ते गए मगर सरकार मस्त रही, कहती रही कि गोवा में लॉकडाउन लगाने की कोई जरूरत नहीं। जब अस्पताल में मरीजों के मरने का सिलसिला शुरू हुआ तो अपनी साख बचाने के लिए इस अस्पताल से लोगों को शिफ्ट किया जाने लगा। इतने सारे लोगों की मौत होती है गोवा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में, लेकिन गोवा के चीफ मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर अभी तक इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोले।
लेकिन आखिरकार गोवा के जो हेल्थ मिनिस्टर है विश्वजीत राणे, उन्होंने ट्वीट करके एक जानकारी दी कि जीएमसी से 350 से ज्यादा कोविड पेशेंट्स को इस सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में रातों रात शिफ्ट किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पर, और यहाँ पर 350 कोविड पेशेंट्स को यहाँ पर शिफ्ट किया गया है। हालात बिगड़े हुए हैं, मगर अफसोस ये है कि सूबे के स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री की अपनी लड़ाई ही खत्म नहीं हो रही। वो आपस में ही संवाद करने के बजाय ट्विटर खेल रहे हैं। कांग्रेस इन मौतों की जिम्मेदार पूरी सरकार को मानती है। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अपने स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री की लड़ाई तो खत्म कराएं ही, लोगों की जान भी बचाएं। नॉर प्राइम मिनिस्टर, नॉर होम मिनिस्टर, नॉर बीजेपी's नेशनल प्रेसिडेंट had a time to save the lives of innocent Goans. गोवा की सरकार जब पूरी तरह से घिर गई तब उसने एक कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी बताएगी कि ऑक्सीजन सप्लाई में कहां कितनी खामियां रही। मगर सवाल तो जस का तस है कि अस्पताल में रोज होने वाली मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या अस्पताल में लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? सौरभ अख्तानिया, पणजी, आज तक। संकट के इस दौर में नेताओं को जहां एकजुट होकर काम करना चाहिए, वहां एक दूसरे पर कीचड़ उछाला जा रहा है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब ऑक्सीजन और दवाइयों की कालाबाजारी से पर्दा उठा तो पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन पुलिस उन लोगों तक भी पहुंची जो विपक्ष में रहते हुए लोगों की मदद कर रहे थे। अब इस पर जबरदस्त सियासत हो रही है। लोग सांसों के लिए तड़प रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए मर रहे हैं, लेकिन सियासत को ऑक्सीजन का ओवरडोज जरूर मिल गया है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी में नवनीत कालरा और गौरव खन्ना का नाम सामने आया तो मामले में नया ट्विस्ट आ गया। बीजेपी ने कालाबाजारी और जमाखोरों का हाथ कांग्रेस के साथ बता दिया है। कांग्रेस का हाथ जमाखोरों और कालाबाजारियों के साथ 7,500 कॉन्सेंट्रेटर जो है वो नवनीत कालरा और खन्ना जो मैट्रिक्स चलाते हैं उनके गैंग के द्वारा उपलब्ध किए गए थे। आप समझने की कोशिश करें कि वहां पर राहुल गांधी और उनके जितने मित्र हैं और कांग्रेस पार्टी के जितने लोग हैं वो सब हाहाकार मचाते, दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत है, दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत है। दिल्ली में जब ऑक्सीजन की किल्लत पर हाहाकार मचने लगा तो पुलिस ने छापेमारी शुरू की। नामी गिरामी रेस्टोरेंट में छापेमारी के बाद नवनीत कालरा और गौरव खन्ना घिर गए। फिलहाल कोर्ट में इन पर सुनवाई चल रही है और सियासत की एंट्री हो गई। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने राहुल गांधी परिवार को घसीट लिया। और ये नवनीत कालरा वही नवनीत कालरा हैं जिनका सीधे तौर पर जो रिश्ता है वो कांग्रेस पार्टी से है। इनकी अपनी फेसबुक पे जाकर देखें तो सबसे पहले तो इन्होंने पेंडेमिक के लिए मोदी को जिम्मेवार बताया हुआ है कि मोदी जी जिम्मेवार हैं उन सब हरकतों के लिए। और इनके अपने शेफ जो कि इनके यहाँ खाना बनाने का काम करते हैं टाउन हॉल जैसे रेस्टोरेंट के अंदर, उनकी तस्वीरें हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ। अपने दावे को पुख्ता करने के लिए बीजेपी सांसद ने पुराने पन्ने पलट दिए। दावा किया कि जब अजय माकन शहरी विकास मंत्री थे तो उन्होंने 2004-05 में रॉबर्ट वाड्रा और 2005-06 में नवनीत कालरा को दिल्ली गोल्फ क्लब के लिए नॉमिनेट किया था। बीजेपी का यह हमला तब शुरू हुआ जब कोरोना की दूसरी लहर में सरकारी सिस्टम की पोल खुलने लगी। इस बीच यूथ कांग्रेस के श्रीनिवास ने लोगों की जमकर मदद की। सोशल मीडिया पर मददगार के रूप में श्रीनिवास छा गए। कभी वो रेमडेसिविर पहुंचाते नजर आए तो कभी ऑक्सीजन सिलेंडर। लेकिन दिल्ली पुलिस ने श्रीनिवास से जब पूछताछ शुरू की तो कांग्रेस ने हमले तेज कर दिए। राहुल गांधी ने सरकार पर तंज करते हुए लिखा, बचाने वाला हमेशा मारने वाले से बड़ा होता है। सरकार पर सीरियल अटैक में प्रियंका ने भी निशाना साधा। क्या जरूरतमंदों की मदद करना अपराध है? अगर अपराध है तो बार बार करूंगी। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मामले में गौरव खन्ना को जमानत मिल गई है, लेकिन कालरा अभी फरार है। हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की उसकी अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई होगी, लेकिन सत्ता के गलियारे में अभी से ही फैसला सुना दिया गया है। आज तक ब्यूरो।
यूं तो पूरे देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है, मगर इस कहर के बीच दिल्ली में बेहतरी की गुंजाइश नजर आ रही है। जी हां, दिल्ली में कोरोना केस थोड़े कम हुए हैं। कोरोना के घटते मामले राहत देने वाले हैं और इसके साथ ही दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को खत्म करने के लिए भी तेजी से काम किया जा रहा है। तो दिल्ली में धीरे धीरे कोरोना कम हो रहा है। भगवान से यही प्रार्थना है कि ये इसी तरह से कम होते होते पूरी तरह खत्म हो जाए। बुरी तरह से कोरोना महामारी की मार झेलने वाली दिल्ली के लिए ये खबर राहत भरी है। सरकार की तमाम कोशिशें और लॉकडाउन अपना असर दिखा रहे हैं और राजधानी में कोरोना के नए केस तेजी से कम हो रहे हैं। बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 6,430 नए मामले सामने आए, जबकि 337 मरीजों की 24 घंटे के भीतर मौत हुई। आज कोरोना के केस और भी कम आए हैं। पिछले 24 घंटों में 6,500 केस आए हैं। कल 8,500 केस आए थे, आज 6,500 केस आए हैं। पिछले 24 घंटों में संक्रमण दर और भी कम हो गई है, 11%। कल ये 12% थी, आज 11% है। दिल्ली में कोरोना के केस घटे हैं, संक्रमण दर भी कम हुई है, लेकिन मृतकों की संख्या अब भी चिंता का सबब बनी हुई है। ऐसे हाल में अब घरों में आइसोलेट मरीजों के तबीयत न बिगड़े, इसके लिए सरकार की ओर से नई पहल की गई है। इसलिए कोरोना के मरीज को समय पे ऑक्सीजन मिलना बहुत जरूरी है। ऐसे मरीजों के लिए हमने ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बैंक बनाया, OCB बनाया। हमने दिल्ली के हर जिले में 200 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का बैंक बनाया। ऐसे मरीज जिनका इलाज घर पे हो रहा है, वो होम आइसोलेशन में है, अगर उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो 2 घंटे में हमारी टीम उनके घर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पहुंचा देगी। कोई टेक्निकल आदमी भी साथ जाएगा जो उस घर के लोगों को समझा के आएगा कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को कैसे इस्तेमाल करना है। हालांकि कोरोना के घटते मामलों के बीच दिल्ली में वैक्सीनेशन को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कोरोना का संक्रमण फिर से राजधानी में कहर न मचा सके, इसके लिए वैक्सीन को बड़ा सुरक्षा कवच माना जा रहा है। दिल्ली सरकार बार बार वैक्सीन की कमी की दलील देकर जल्द वैक्सीन देने की मांग कर रही है। वहीं बीजेपी केजरीवाल सरकार पर वैक्सीन को लेकर भी ऑक्सीजन की तरह ही पॉलिटिक्स करने का आरोप लगा रही है। 18 से 44 में वैक्सीनेशंस थोड़ी कम इसलिए हुई हैं क्योंकि जैसा अब हम कई दिनों से आपको सूचित कर रहे हैं कि दिल्ली में जो कोवैक्सीन की सप्लाई है वो समाप्त हो चुकी है और कोवैक्सीन की सप्लाई समाप्त होने की वजह से तकरीबन 140 ऐसे वैक्सीनेशन के सेंटर्स हैं जिनको दिल्ली सरकार ने अब बंद कर दिया है। वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। जो हमने 18 साल तक के लोगों का रखा है उसके लिए पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन मौजूद है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की एक ये नीति समझ में नहीं आई। जब ऑक्सीजन की समस्या हुई, ऑक्सीजन एक बार तो कहते हैं ऑक्सीजन पर्याप्त है, फिर कहते हैं ऑक्सीजन की समस्या है। जब ऑक्सीजन दिया गया तो उनके पास बोलते हैं स्टॉक रखने की हमारे पास टैंकर ही नहीं है। क्या करते हुआ? वैक्सीन को लेकर जारी सियासत के बीच देश में कोरोना और वैक्सीनेशन के जमीनी हालात की जानकारी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें उन्होंने गांव में कोरोना के खतरे को लेकर चिंता जताई। साथ ही पीएम मोदी कुछ राज्यों में वेंटिलेटर का उपयोग सही से नहीं होने की रिपोर्ट को भी बेहद गंभीरता से लिया है। पीएम ने साफ निर्देश दिया कि केंद्र की ओर से मुहैया कराए गए वेंटिलेटर्स के इंस्टॉलेशन और ऑपरेशन का फौरन ऑडिट किया जाए। उधर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी कोरोना के हालात पर नजर बनाए हुए हैं और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा कर कोरोना से निपटने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। पूरी कोशिश इसी बात की है कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार को फिर से बढ़ने से रोका जाए, ताकि मारामारी की मार लोगों की जिंदगियां न छीन सके। आज तक ब्यूरो। और अब बिहार के सारण के अकिलपुर पंचायत की मुश्किल भी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर 25,000 की आबादी के लिए एक स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन उनका हाल देखकर ही आपको अंदाजा लग जाएगा कि कोरोना के संकट से निपटने के लिए सरकार कितनी गंभीर है, कितनी तैयार है। स्वास्थ्य केंद्र की दीवार पर लिखा है
कि किसी भी शिकायत के लिए 104 नंबर डायल करें, लेकिन सरकार शिकायतें क्या क्या हैं वो नंबर मिलने की बजाय हम आपको सीधे तस्वीरों में दिखा देते हैं, गांव वालों के जुबान से सुना देते हैं। ये सारण जिले की अकिलपुर पंचायत है। आबादी 25,000 है और लोगों के इलाज का सहारा है ये उप स्वास्थ्य केंद्र। अब इस स्वास्थ्य केंद्र में क्या क्या सुविधाएं हैं वो भी देख लीजिए। यहाँ न मेज है, न कुर्सी है, न डॉक्टर है, न नर्स है, न दवा है, न इंजेक्शन है। सीधे शब्दों में कमरा पूरा खाली है। यानी महामारी के इस दौर में गांव वालों के लिए दुआ ही आखिरी सहारा है। जिस दूसरे कमरे में दवा के नाम पर कुछ दिख भी रहा है, अब वहां का हाल भी देख लीजिए। देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। ऐसा आपको कहीं से भी दिखाई नहीं देगा कि ये स्वास्थ्य उपकेंद्र है। यहाँ चूंकि पाठक जी यहाँ पर एक पुराने स्टाफ हैं, रिटायरमेंट के बाद हैं, तो लग रहा है कि कोई ना कोई है। ये देखिए दवा यहाँ पर, वैक्सीन का ये सारा कुछ रखा हुआ है यहाँ पर। वैक्सीन इंजेक्शन दिख रहा है, ये क्या है ये? हैं? अपना खरीद के लोगों को देते हैं। आप देखते हैं, आप छोटा मोटा इलाज आप ही करते हैं? हाँ, करते हैं छोटा मोटा इलाज। जो स्वास्थ्य व्यवस्था की बेसिक जरूरतें हैं, डॉक्टर, नर्स, दवाइयाँ, ये तमाम चीज आपको कहीं नहीं दिखाई देती है। बिल्डिंग जरूर अच्छी अच्छी बिल्डिंग बन गई है, हॉस्पिटल बने हैं, लेकिन उसमें इलाज करने वाले डॉक्टर नहीं है, नर्सेज नहीं है, दवाइयाँ नहीं है। तो ऐसे हाल में सवाल यही है कि गांव में अगर किसी में कोरोना का लक्षण दिखता है तो वो इलाज कहां कराएगा, किसके पास जाएगा? उप स्वास्थ्य केंद्र की हकीकत गांव वाले जानते हैं। यही वजह है कि सर्दी बुखार होने पर गांव वाले बिना टेस्ट के ही खुद को कोरोना पॉजिटिव मान लेते हैं। हमारे स्मेल चली गई, टेस्ट चला गया, इससे हमें पता लगा कि मतलब कोरोना पॉजिटिव हुए हम। बट जो हमारे पास जांच का अभाव था, इसलिए कहीं जांच कराने जा नहीं पाए हम लोग। यहीं पे करवाया हमने। अब खुद से क्वारंटीन होके दवा लिया। जो मान लिए अपने आप की? हाँ, हम मान लिए कि हमें कोविड हो चुका है और खुद से ही हम क्वारंटीन होके अपने आप को रिकवर किया। गांव के तमाम लोग बीमार हैं, कोरोना का डर भी है, लेकिन टेस्टिंग कहां कराएं, कैसे कराएं? क्योंकि यहाँ ना तो सुविधा है और न सुनवाई। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये स्वास्थ्य उप केंद्र है यहाँ का। करीब 25,000 से ज्यादा की आबादी वाला ये पंचायत है अकिलपुर, और इसमें ये स्वास्थ्य उप केंद्र बनाया गया है। लेकिन आपको जो ये दिखाई दे रहा है, ये केवल बिल्डिंग ही दिखाई दे रहा है, इसका अंदर कुछ भी नहीं है। डॉक्टर की तो नियुक्ति है नहीं यहाँ पर। एक नर्स कभी कभार यहाँ पर आती जरूर है, लेकिन जो महामारी का दौर चल रहा है उसमें न कहीं टेस्टिंग की कोई सुविधा है, न वैक्सीनेशन की सुविधा है। सरकार ने गांव वालों की समस्या से आंखें फेर ली हैं। ऐसी सूरत में किसी दौर में बेसिक हेल्थ वर्कर रहे 85 साल के हरिशंकर पाठक ही लोगों को दवा दे रहे हैं। जगह पर कई पोस्टर खत्म हो गया। नीतीश सरकार में यही दिक्कत हुआ कि हमारे नाम का, हमारे पोस्ट का कोई भी जितना बेसिक हेल्थ वर्कर कोई है ही नहीं। कोई है नहीं है। जितने थे सब रिटायर कर गए और उसके जगह पर किसी की बहाली नहीं हुई। लेकिन कई मरीज ऐसे भी हैं जिनकी हालत गंभीर होने पर उनकी जान पर बनाती है। खुद से अपना दानापुर जाना पड़ता है। कोई न एम्बुलेंस का व्यवस्था है, न डॉक्टर का फैसिलिटीज है। अगर सीरियस कंडीशन में कोई पेशेंट है तो उसको यहीं मरना पड़ेगा। मर जाते हैं वो, जाते जाते बहुत ज्यादा एक्सपायर कर जाती है ना। तो व्यवस्था दिया जाए, यही कहा जा सकता है। अब बताइए, स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ डॉक्टर नहीं है। कि आपका वैक्सीनेशन भी होता है तो 2 दिन आती है लेडी या 10 दिन गायब रहती है। कोई नियम कानून नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। अकिलपुर पंचायत का उप स्वास्थ्य केंद्र एक मकान में चल रहा है। जिसके परिवार ने इस स्वास्थ्य केंद्र को जमीन दी थी, वो भी अब इसकी बदहाली का दुखड़ा रो रहे हैं। उद्देश्य था कि गांव के स्वास्थ्य का जो है उन्नयन हो और लोग यहाँ स्वस्थ रहें, लेकिन दुर्योगवश आज तक लगभग 25-30 साल, 80 के आसपास में हो गया, ज़्यादा समय हो गया। तो आज तक जो है इसमें 1 रुपया भी नहीं दिया गया। 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 1 रुपया भी नहीं दिया
कभी कोई डॉक्टर या कोई इस तरह के सुई रुई दवा इसकी कोई व्यवस्था, समुचित व्यवस्था कभी नहीं दिखा। ऐसे हालात से साफ है कि बिहार के गांव में कोरोना से निपटने के लिए सरकार के पास कोई ठोस प्लान नहीं है, जिससे गांव वालों की जान पर आफत लगातार बनी हुई है। सुजीत झा, सारण, आज तक।